फ्रेंड्स, अब हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 करेंगे, बोरिंग कॉस्ट। देखिए, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारे को बताता है कि जो बोरिंग से रिलेटेड कॉस्ट है, जैसे लोन पर इंटरेस्ट पे करना, उसको कब हम बुक्स में कैपिटलाइज कर सकते हैं असेट के साथ। ये तो सबको पता है कि ये इंटरेस्ट वगैरह पीएनएल में जाते हैं, ये खर्चा माना जाता है, लेकिन कब कैपिटलाइज कर सकते हैं वो इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 में हमें देखने को मिलेगा। कौन कौन सी बोरिंग कॉस्ट की बात करता है? ठीक है, इंटरेस्ट इन कमिटमेंट चार्जेस, amortization of premium on borrowings, फाइनेंस चार्जेस ऑन फाइनेंस लीज, एक्सचेंज डिफरेंसेस एक्सेट्रा। ये सब बोरिंग कॉस्ट हो गई। अच्छा, बोरिंग कौन सी? जो हमने पैसे अरेंज करे बिजनेस के लिए, अगर इक्विटी शेयर से अरेंज करे, प्रेफरेंस शेयर से अरेंज करे, रिटेन्ड अर्निंग से अरेंज करे, तो वो बोरिंग्स नहीं कहलाएंगी। बोरिंग्स क्या हुई? एग्जाम्पल, लोन टेकन फ्रॉम बैंक, डिबेंचर्स इशूड, ये होंगी बोरिंग्स। समझ में आ गई? तो बोरिंग क्या होती है वो बता दिया, बोरिंग कॉस्ट क्या होती है उसके एग्जांपल्स हमने डिस्कस कर लिए। अच्छा, अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को डेट ही शो कर रखा है बुक्स में, ठीक है, वो डेट की तरह ट्रीट हो रहा है, तो बात हो रहा है, तो भी वो बोरिंग कहलाएगा, और फिर उस पे जो हम कॉस्ट पे कर रहे हैं वो बोरिंग कॉस्ट ए16 में आ जाएगी। ठीक है, क्वालिफाइंग असेट। अब क्वालिफाइंग असेट क्या होती है? देखिए, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल असेट दैट टेक सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम, इसमें इंटेंजिबल भी आ गई, सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज या सेल, जिसमें जिसको बनाने में, जिसको प्रोड्यूस करने में समय लगे, ठीक है, वो कहलाती है क्वालिफाइंग असेट। अब ये सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में वर्ड यूज है, सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम। ये सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम क्या कहलाएगा? ये डिपेंड करता है असेट टू असेट, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। ठीक है, ये डिफर करेगा, वो सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंगली कहा जाएगा कि सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम क्या है। वैसे जनरली क्या माना जाता है? 12 महीने को सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम माना जाएगा। तो अगर किसी असेट को बनाने में 12 महीने या उससे ज्यादा लग रहे हैं, तो वो क्वालिफाइंग असेट कहलाएगी। करना क्या है इस क्वालिफाइंग असेट का? इस क्वालिफाइंग असेट के लिए जो हमने लोन लिए, इस क्वालिफाइंग असेट को बनाने के लिए जो हमने लोन लिए, उस पर जो हम पेमेंट कर रहे हैं, मतलब उस पर जो हमारी कॉस्ट लग रही है, जैसे लोन पर इंटरेस्ट पे करना, वो सब हम कैपिटलाइज कर सकते हैं बुक्स में असेट के साथ। तो बोरिंग कॉस्ट ऑन क्वालिफाइंग असेट इज कैपिटलाइज, और फॉर अदर असेट्स वो पीएनएल में ट्रांसफर होगा। एक चीज यहां पर इंपॉर्टेंट क्या लिखी है? असेट जो रेडी फॉर यूज है व्हेन एक्वायर्ड आर नॉट क्वालिफाइंग असेट। जो ऑलरेडी रेडी फॉर यूज है, जब हमने एक्वायर किए तो बने बनाए हैं, तैयार हैं, अब आपको बस यूज करना है, वो चाहे कितने साल में भी बने हो, लेकिन आपने जब खरीदा तब तो बने हुए थे ऑलरेडी, तो वो क्वालिफाइंग एसेट नहीं कहलाएंगे। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज आर क्वालिफाइंग एसेट बट नॉट इन्वेस्टमेंट्स। आपने किसी और कंपनी में पहले पैसे अरेंज करे, लोन लिया, उसके बाद ये पैसा कहीं और अपनी सब्सिडरी कंपनी वगैरह में लगा दिया, तो वो इन्वेस्टमेंट हुई, वो क्वालिफाइंग एसेट नहीं कहलाएगी। लेकिन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, बिल्डिंग खरीदी, उसको किराए पर चढ़ा दिया, ठीक है, अब बिल्डिंग क्योंकि एक क्वालिफाइंग एसेट है, सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है, तो ये क्वालिफाइंग एसेट में आएगा। आई बात समझ में? अब नेक्स्ट बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज लोन। मैंने कई सारी बोरिंग कॉस्ट आपको कही, जैसे इंटरेस्ट करना, कमिटमेंट चार्जेस वगैरह। तो फॉरेन एक्सचेंज वाले जो लोन होते हैं, जो हमने बाहर से लोन लिया, इसका थोड़ा स्पेशल केस है, उसको डिस्कस करते हैं, उसका एक क्वेश्चन भी छोटा सा देख लेंगे। देखिए, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16, बोरिंग कॉस्ट कौन कौन सी कहलाएगी? अब देखिए क्या होगा, जब आपने फॉरेन करेंसी में लोन लिया हुआ है, एक तो आपने जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल अमाउंट है, अब फॉरेन एक्सचेंज रेट अगर बदल रहा है, तो जो साल के स्टार्टिंग में फॉरेन एक्सचेंज रेट था, अब साल के एंड में जो रेट है, अगर उसकी वजह से हमारे प्रिंसिपल का अमाउंट बढ़ गया, तो नुकसान तो ये भी है। और दूसरा नुकसान क्या है? जो आपको इंटरेस्ट पे करना ही है। नुकसान मतलब खर्चा। ठीक है, तो इंटरेस्ट पे करना है, वो एक खर्चा हो गया। और अगर प्रिंसिपल का अमाउंट बढ़ गया, क्यों? क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज रेट हमारा राइज कर गया, तो वो भी एक हमारे लिए खर्चा है। तो कौन कौन सा कैपिटलाइज कर सकते हैं? देखिए, इंटरेस्ट तो पूरा जो आपने एक्चुअल इंटरेस्ट पे करा, एक्चुअल इंटरेस्ट ऑन फॉरेन करेंसी बोरिंग, उसको तो आप कैपिटलाइज कर सकते हो। बात करते हैं प्रिंसिपल अमाउंट की। तो प्रिंसिपल में वो एक तरीका बताता है कि कैसे आपको कितना अमाउंट कैपिटलाइज करना अलाउड है। क्या है? लोअर ऑफ एक्चुअल एक्सचेंज लॉस, एक्चुअल में एक्सचेंज लॉस कितना हुआ वो। और दूसरा क्या देखना है? डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट ऑन लोकल करेंसी बोरिंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन फॉरेन करेंसी बोरिंग। अगर आप उतना ही अमाउंट जितना आपने बाहर से उठाया, आपने फॉरेन से लोन लिया, अगर आप उतना ही लोन यहां से लेते इंडिया से, तो आपको क्या रेट में मिलता? तो उस पर जो इंटरेस्ट बन रहा है और जो आपको वहां इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, उन दोनों के डिफरेंस से ज्यादा नहीं होना चाहिए एक्चुअल एक्सचेंज लॉस।
कहने का मतलब जो आपका एक्चुअल एक्सचेंज लॉस निकल के आया या फिर ये जो डिफरेंस निकल के आया, इन दोनों में जो कम हो वो प्रिंसिपल के लिए अलाउड है। तो वो प्रिंसिपल के लिए और इंटरेस्ट एक्चुअल, ये दोनों मिला के आप कैपिटलाइज कर सकते हो। नहीं समझ में आया? एग्जांपल देखिए, स्टडी मटेरियल का एग्जांपल है। लोन ऑफ यूएसडी $10,000 का लोन लिया था 5% पर बाहर से, ठीक है, टेकन ऑन 1 अप्रैल 2023। इट कुड हैव बीन बोरोड फ्रॉम इंडियन मार्केट एट द रेट ऑफ 11% पर एनम। अगर इंडिया में बोरो करते तो 11% पड़ता, इसलिए बाहर से लिया। एक्सचेंज रेट 1 अप्रैल को था $45 का, जिस दिन हमने लोन लिया है, और 31 मार्च 24 को ये रेट हो गया 48 पर डॉलर का। ठीक है, अब देखिए दो दो बातें, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल। पहले इंटरेस्ट की बात करते हैं। इंटरेस्ट कितना पे करेंगे हम? इंटरेस्ट एट द ईयर एंड जा रहा है, ठीक है, हम ये मान के चल रहे हैं। इंटरेस्ट ईयर एंड पर अगर जा रहा है तो $10,000, ठीक है, इंटू 48, साल के एंड में कितना रेट है? 48, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है भारत का? 5%। तो 5% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। भाई आपको तो वैसे 10,000 इंटू 5% देना है, $500, लेकिन $500 लेने के लिए आपको कन्वर्ट तो करना पड़ेगा ना, आपके पास तो इंडियन करेंसी है। तो 48 रुपीज पर डॉलर मिलेगा आपको, तो आपको 24,000 रुपए लगेंगे $500 के लिए, ठीक है। तो 24,000 रुपए तो इंटरेस्ट हो गया। अब एक्सचेंज लॉस ऑन प्रिंसिपल, प्रिंसिपल पर कितना एक्सचेंज लॉस हुआ? साल के शुरू में 45 रुपए पर डॉलर था, अब 48 हो गया, तो 3 रुपए का नुकसान हो गया। 3 रुपए पर डॉलर, 10,000 इंटू 3 रुपए पर डॉलर, तो 30,000 रुपए आपकी प्रिंसिपल की लाइबिलिटी बढ़ गई, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोकल करेंसी बोरोइंग, अगर हमने वो पैसा यहां से अरेंज किया होता इंडिया से, तो कितने का पड़ता? देखिए हमने पैसा अरेंज करा कितना था पहले ये तो देख लें। $10,000 का लिया था, लेकिन कन्वर्ट होके हमें मिला कितना था? उस दिन रेट कितना चल रहा था? 45, जिस दिन लोन लिया। तो 10,000 इंटू 45 इंटू रेट कितना? 11% लगता हमें इंटरेस्ट, तो 49,500। अब बोरिंग कॉस्ट कितनी कितनी अलाउड है? इंटरेस्ट की तो कहता है कोई बात नहीं, पूरे 24,000 रुपए जो आपको एक्चुअल लगे, ठीक है। प्रिंसिपल में दोनों का लोअर देखना है। एक्चुअल एक्सचेंज लॉस कितना है हमारा? 30,000 का। डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना है? अगर इंडिया से उठाते तो 49,500 देना पड़ता, बाहर से उठाया तो 24,000 का इंटरेस्ट देना पड़ा। दोनों को माइनस करके आ रहा है 25,500। तो 25,500 और 24,000, सॉरी 25,500 और 30,000, दोनों में कम कौन सा है? 25,500। तो 25,500 ये उठाया और 24,000 का इंटरेस्ट है ही, दोनों को प्लस करके 49,500 का हम लोग कैपिटलाइज कर सकते हैं बोरिंग कॉस्ट एज पर AS 16। आ गई बात समझ में आपको? इंटरेस्ट तो एक्चुअल उठाना है, प्रिंसिपल के लिए कहता है एक्चुअल एक्सचेंज लॉस और डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट ऑन लोकल करेंसी एंड इंटरेस्ट ऑन फॉरेन करेंसी लोन, दोनों में जो कम हो वो उठाकर प्रिंसिपल के लिए लेना है। आई बात समझ में आप लोगों को? अब देखिए, कुछ होती है स्पेसिफिक बोरिंग्स और कुछ होती है जनरल बोरिंग्स। अगर आपने क्वालिफाइंग एसेट के लिए कुछ स्पेसिफिक बोरिंग कर रखी है, उस एसेट के लिए ही बोरो किया क्योंकि वो एसेट आपको बनाना था, फिर तो वेल एंड गुड, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना आपने इंटरेस्ट वगैरह जो आपका लग रहा है वो एक्चुअल आप आग बंद करके सीधा कैपिटलाइज कर सकते हो, ठीक है। अब उसमें भी अगर आपने वो पैसा थोड़ा बहुत कहीं इन्वेस्ट कर दिया, जैसे एक बार अगर आपने 10 लाख का लोन लिया तो जरूरी नहीं है 10 लाख रुपए एक बार में लगेंगे एसेट में, धीरे धीरे करके लग सकते हैं। अब धीरे धीरे करके अगर लग रहे हैं तो जितना पैसा आपके पास है थोड़ा बहुत हो सकता है बैंक में इन्वेस्ट कर दो, FD वगैरह बनवा दो 1-2 महीने की, तो उस पर जो इंटरेस्ट आप कमा रहे हो वो उसमें से माइनस करना कैपिटलाइज करने से पहले। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला, एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट माइनस इनकम ऑन टेम्पररी इन्वेस्टमेंट ऑफ दीज बोरिंग्स। तो जो बचा वो अमाउंट हम क्या कर देंगे? कैपिटलाइज कर देंगे। आई बात समझ में? दिक्कत आती है जनरल बोरिंग्स में। अगर हमने स्पेसिफिक लोन लिया वो तो ठीक है, लेकिन अगर 1 करोड़ का असेट है, हमने स्पेसिफिक लोन उसी के लिए लिया था 30 लाख का, बाकी 70 लाख कैसे अरेंज करें? तो हमने कहा बाकी तो हम लोगों के पास पहले से ही कुछ लोन्स चल रहे हैं, उसमें से पैसा है ही, तो वो यूज कर लिया। सारा पैसा तो यूज नहीं किया जनरल बोरिंग वाला। तो जनरल बोरिंग्स जितनी है हमारी, जितनी भी चल रही है, हम उसका एक रेट निकालेंगे, एवरेज रेट। हो सकता है हमारे पास 4-5 तरीके के लोन हो अलग अलग इंटरेस्ट रेट के, तो उसका एक वेटेड एवरेज इंटरेस्ट रेट निकाल लो। अब वो इंटरेस्ट रेट इसमें कितना यूज करा? 1 करोड़ में 30 लाख तो आपने स्पेसिफिक लोन लिया था, 70 लाख ही जनरल बोरिंग वाला यूज करा ना, तो 70 लाख के लिए वो कौन सा रेट लगा दो? जनरल बोरिंग वाला रेट, वो जो आपने वेटेड एवरेज रेट निकाला है वो। समझ में आ गई बात? आइए क्वेश्चन स्टडी मटेरियल का करके देखते हैं जल्दी जल्दी। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है 1 जनवरी 2023 को। स्पेशल लोन लिया 1 लाख रुपए का 10%, ठीक है। अदर लोन्स
हमारे जो ऑलरेडी चल रहे थे, 5 लाख का लोन चल रहा था 11% पे, 9 लाख का लोन चल रहा था 13% पे। बिल्डिंग पर खर्चा कितना होता है? जनवरी में 2 लाख का होता है, अप्रैल में 2.5 लाख का होता है, जुलाई में 4.5 लाख का होता है, दिसंबर में 1,20,000 का होता है। ठीक है, तो बोरिंग कॉस्ट ऑन जनरल बोरिंग्स 5 लाख पर 11%, 9 लाख का 13%, तो 55,000 प्लस 1,17,000, 1,72,000 टोटल इंटरेस्ट है। एक रेट निकाल दो, एवरेज रेट 1,72,000 डिवाइडेड बाय टोटल लोन 5 लाख प्लस 9 लाख 14 लाख के हो गए। तो एक रेट निकल के आ गया 12.285। ये जनरल बोरिंग, क्योंकि जनरल बोरिंग 8-10 है तो सबसे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, एक एवरेज रेट निकालना ही पड़ेगा, तो वो ये एवरेज, लेकिन वेटेड एवरेज, सारे रेट को प्लस करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ, वो नहीं, वेट से तो मल्टीप्लाई करो कौन कितने वाला है ना। जैसे एक 11% 5 लाख वाला, 13% 9 लाख का, तो वो इसलिए वेटेड एवरेज निकाला। ठीक है, एक्सपेंडिचर इंकर कितना किया क्वालिफाइंग एसेट में। अब एक बहुत ध्यान से देखने वाली बात, हमने 2 लाख रुपए तो साल के शुरू में लगा दिए, लेकिन 2.5 लाख रुपए खर्च कब करे? अप्रैल में। तो क्या पूरा आंख बंद करके 12.285 से मल्टीप्लाई कर दे 2.5 लाख को? तो क्या ये कायदा ठीक है? गलत है। क्यों? इसमें इसका रीजन ये है, आपने 1 अप्रैल को खर्चा करा, शुरू के जो 3 महीने हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि हमने एक लोन ले रखा है पूरे साल के लिए, ठीक है, लेकिन हमने असेट बनाना शुरू करा 1 मार्च को, बिल्कुल आखिरी महीना जो होता है फाइनेंशियल ईयर का 1 मार्च को, तो 1 मार्च के बाद 31 मार्च, एक ही महीने का। तो क्या जो पूरे साल आपने लोन पर इंटरेस्ट पे किया वो पूरा घुसेड़ दोगे आप उसके क्वालिफाइंग एसेट के साथ कैपिटलाइज कर दोगे? कैसे कर सकते हो? क्योंकि आपने शुरुआत तो कब करी? 1 मार्च को बनाने की, तो एक ही महीने का इंटरेस्ट तो कायदे से बनता है कैपिटलाइज करना। जो बचे हुए 11 महीने तो आप कहीं और ही यूज कर रहे थे उस पैसे को, वो क्यों कैपिटलाइज करोगे? इसीलिए 2 लाख को 2.5 लाख को मल्टीप्लाई करा 9/12, 4.5 लाख को 6/12, 1,20,000 इंटू 1/12, कितने महीने? जैसे हम रेट में मल्टीप्लाई करते थे ना, तो रेट में मल्टीप्लाई ना करके हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, यही चीज और वो है। ठीक है, तो 6,22,500 रुपए का खर्चा ओवरऑल लगता है वेटेड। अब 6,22,500 में से एक तो स्पेसिफिक लोन ही ले रखा हमने 1 लाख का, तो वो तो खर्चा वहां से बियर कर लिया। बचे हुए 5/22 हमने जनरल बोरिंग से निकाले, इसलिए 12.285 मल्टीप्लाई करा तो अमाउंट निकल के आया है 74,189। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, एक तो बिल्डिंग की जो अपनी कॉस्ट थी 10,20,000 प्लस 74,189। अब ये 10,20,000 में वो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई वाले रेट में तो उठा लेना, वो तो इंटरेस्ट के लिए किया था ना हमने। आई बात समझ में आप लोगों को ये? अब हम बात करते हैं कैपिटलाइजेशन कब शुरू होती है, कब खत्म होती है और कब बीच में रोक दी जाती है। देखिए, कैपिटलाइजेशन कमेंसमेंट करने का क्या रूल है? तीनों चीजें साथ में होनी चाहिए, तीनों चीजें चल रही हो। क्या क्या? एक्सपेंडिचर ऑन क्वालिफाइंग एसेट इज बीइंग इंकर्ड, क्वालिफाइंग एसेट पर आपके खर्चे, जैसे बिल्डिंग अभी ऊपर थी तो बिल्डिंग पे आपके खर्चे हो रहे हो। बोरिंग कॉस्ट बीइंग इंकर्ड, आपका इंटरेस्ट का खर्चा भी हो रहा हो, मतलब जो भी इंटरेस्ट का या बाकी कोई चार्जेस का, फाइनेंस चार्जेस का खर्चा हो रहा हो। एंड एक्टिविटीज टू प्रिपेयर क्वालिफाइंग एसेट इज इन प्रोग्रेस, और वो जो असेट बन भी रही हो फिजिकली उसमें भी कुछ काम हो रहा हो, केवल खर्चे हो रहे हैं ऐसा नहीं। लेकिन इसमें कहा गया बाद में क्लेरिफिकेशन क्या है कि केवल फिजिकली काम हो रहा है ऐसा नहीं, कुछ एक्टिविटी होनी चाहिए। एक्टिविटीज इंक्लूड फिजिकल, टेक्निकल या एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, कुछ भी चल रहा हो, ऐसा नहीं कि बस्ते में बंद पड़ा है बस कागज पर है, ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड काम चल रहा हो। बीच में हम सस्पेंड कब कर देते हैं? बीच में रोक देते हैं कैपिटलाइज करना। तो जब कैपिटलाइज करना रोक देंगे तब क्या होगा? तब वो जितना भी इंटरेस्ट वगैरह है वो P&L में जाएगा उस पीरियड में। कब सस्पेंड करेंगे? ड्यूरिंग एक्सटेंडेड पीरियड्स इन विच एक्टिव डेवलपमेंट इज इंटरप्टेड, अगर बीच में डेवलपमेंट जैसे रोड बन रहा है बीच में रुका हुआ है। लेकिन कब हम सस्पेंडेड नहीं मानेंगे? देखिए, कहते हैं नॉट सस्पेंडेड व्हेन टेम्पररी डिले इज नेसेसरी। कई बार होता है कि वो जैसे रोड बनी है अभी और उस पर कुछ काम नहीं हो सकता, उसको सुखाने के लिए 1-2 दिन लगेंगे, तो वो तो नॉर्मल है, वो तो प्रोसेस का पार्ट हो गया। ठीक है, उसमें सस्पेंड नहीं करेंगे। या फिर कई बार क्या होता है, कुछ जगह जोग्राफिकल रीजन ऐसे होते हैं, जैसे रोड बन रही है चेन्नई में, रोड बन रही है केरला में, तो वहां पर ये वाटर लेवल वगैरह इतना ज्यादा राइज कर जाता है, नॉर्मल है वहां पर, तो वहां पर ये ठीक है उसको सस्पेंड नहीं मानेंगे, कैपिटलाइजेशन नहीं रोकेंगे, क्योंकि वहां उस एरिया में ये सब चीजें नॉर्मल है, होता रहता है, तो नॉर्मल इन दैट रीजन। समझ में आई बात? सेसेशन कब रोक देंगे, खत्म कर देंगे अब हम कैपिटलाइज करना? व्हेन सब्सटैंशियली ऑल द एक्टिविटीज आर कंप्लीट, जब सब्सटैंशियली बहुत हद तक सब कुछ काम खत्म हो गया है, केवल बस फॉर्मेलिटी रह गई हो, तो उस केस में हम सेसेशन कर देंगे।
इफ कंप्लीटेड पार्ट इज कैपेबल ऑफ बीइंग यूज्ड, अगर अलग से मतलब कुछ पार्ट्स में ये काम हो रहा है और जो पार्ट ऑलरेडी हो गया, ठीक है, उसको हम अलग से यूज कर सकते हैं, उसकी जरूरत नहीं है कि दूसरा पार्ट भी कंप्लीट हो तभी पूरी एसेट यूज होगी। तो इफ कंप्लीटेड पार्ट इज कैपेबल ऑफ बीइंग यूज्ड, कैपिटलाइजेशन फॉर दैट पार्ट सीजेस। ठीक है, तो उस पार्ट का कैपिटलाइजेशन रोक दो, बाकी पार्ट का चलाते रहो। आ गई बात समझ में? ये था हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 बोरोइंग कॉस्ट।